गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास के एसएसटी का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेडिवल जो पीरियड था, मेडिवल पीरियड में कौन कौन से राजा हुए थे, कौन कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने अलग अलग जगहों पर राज किया था। और आज हम सोर्सेज पढ़ेंगे जो इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं। हम केवल मेडिवल पीरियड के सोर्सेज पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लेसन है वो मेडिवल से रिलेटेड है, तो इसलिए हम सिर्फ 7th क्लास में के फर्स्ट लेसन में हम मेडिवल सोर्सेज पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेडिवल सोर्सेज है जिनसे हमें केवल मेडिवल पीरियड की जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पॉइंट्स उस वीडियो में आपने देखे थे, वो पॉइंट्स मैंने नोट करवा दिए थे। तो आज हम पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और किस तरह से हमें किसने लिखे हैं, कैसे हमें प्राप्त हुए, कहाँ है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सोर्सेज के 2 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, आज फिर बता रही हूँ। 2 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मैन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जो मैन्यूमेंट्स और बिल्डिंग है, उस मेडिवल टाइम की बहुत सारी मैन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग हम देखते हैं और उन बिल्डिंग को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस जो मेडिवल पीरियड में जो राजा थे वह कैसा रहा होगा, उसकी जो स्थापत्य कला थी वो कैसी थी। हमें अलग अलग इमारत आज भी हमें देखने मिलती है। हुमायूं की जो टॉम है वो देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं। उस टाइम में जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो आज भी जो की तो ही वैसी ही है जैसी पहले बनाई गई थी। तो आज हम उन्हें देख सकते हैं। दिल्ली में लाल किला है, जामा मस्जिद है और हमें आगरा में ताजमहल देखते हैं। ये सारी सोर्सेज है, ये मेडिवल टाइम के ही हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और उस टाइम के बारे में मेडिवल पीरियड के जो राजा हुए थे, किसने बनवाए, किसकी याद में बनवाए और उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वह किस भाषा में था, किस राजा ने लिखवाया था, तो उसके बारे में हम मैन्यूमेंट्स और बिल्डिंग में देख सकते हैं और उस टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है पेंटिंग हमें उसमें पेंटिंग आज भी मिली है मेडिवल पीरियड के टाइम की। तो उन पेंटिंग को हम देखते हैं तो हम उसमें पेंटिंग के थ्रू देखते हैं कि उनके कल्चर कैसा था, उन्होंने जो ड्रेसेस पहनी थी वो किस टाइप की ड्रेसेस थी, उनकी हेयर स्टाइल कैसी थी, उनकी जो ज्वेलरी थी वो कैसी थी, उनका खान पान था। कुछ पिक्चर हमें डिनर टाइम की मिली है, तो डिनर में हम देख सकते हैं कि वो लोग किस टाइप के फूड्स को खाते थे, किस प्रकार का डिनर करते थे। तो ये सब चीज़ें हम पेंटिंग के थ्रू भी इनका पता लगा। थर्ड पॉइंट है इंस्क्रिप्शन जो इमारतें होती हैं, जिन्हें हम इमारत बोलते हैं हिंदी में हम इन्हें। तो इमारत बेटा वही होती है जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, लाल किला हुआ, ये सारी मेडिवल पीरियड के टाइम की है। तो ये से इमारतों पे कुछ लिखा हुआ भी होता है। हमने देखा होगा कि आप लोग घूमने गए होंगे तब आप लोगों ने देखा भी होगा दिल्ली में जो ये सारी मेडिवल पीरियड की जो ये बिल्डिंग्स है उन पे लिखा हुआ भी है उस टाइम के बारे में, जिसने बनवाई उस राजा के बारे में हमें बहुत सी जानकारी इनके थ्रू मिल। अगला पॉइंट है कॉइन्स मतलब सिक्के होते हैं बेटा। सिक्कों के थ्रू भी हम उस स्टेट की कंडीशन के बारे में बता सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। हमें अलग अलग राजाओं की जो अलग अलग कॉइन्स मिले हैं वो सिक्के अलग अलग धातु के मिले हैं। कुछ चांदी के भी हैं, सोने के भी हैं, तांबे के भी हैं, जो अलग अलग राजाओं की जो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं। साथ के साथ हमें ये भी पता उनके व्यापार कहाँ तक था। जैसे अलग अलग राजाओं ने अपने जो कॉइन्स से उनके ऊपर अपने बारे में, जैसे किसी ने अपना नाम खुदवा दिया, किसी ने अपनी ही पिक लगवा दी, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें व्यापार कहाँ तक था। जैसे कॉइन्स एक जो व्यापार होंगे तो कॉइन्स के थ्रू हम दूसरे राजाओं को कॉइन्स देते हैं, तो ये उस कॉइन्स से हमें ये भी पता चलता है कि उसके व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था, प्लस में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता लगाते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है लिटरेरी सोर्सेज के बहुत सारे हैं, हमें बुक्स मिली हैं
अलग अलग राइटर्स की मिली है, बुक्स मिली हैं। तो उनको पढ़ के, जो साहित्य है उनको पढ़ के हम बहुत ही ईजीली बता सकते हैं कि उस टाइम में कौन राजा ने किस प्रकार से अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, कैसे उसका पतन हुआ। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ सकते हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, जो अलग अलग राजाओं के दरबार में अलग अलग विदेशी भी आए हैं, उनके कुछ यहीं के भी वो लिखने वाले होते थे, तो उन्होंने अलग अलग लिखे है। विक्रमाचंद्र द्वितीय नामक पुस्तक बिल्हाना ने लिखी है, और हम करेंगे राज तरंगिणी है वो कल्हण ने लिखी है। जो ये अलग अलग ये बुक्स आपको दिख रही है, ये फर्स्ट में तो बुक्स हैं, लास्ट में उनके राइटर्स के नाम लिखे हैं। जो राज तरंगिणी है वो कल्हण ने लिखी है, और जो तारीख़ फिरोज़शाही है वो बर्नी ने लिखी है। तो ये अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी है, अलग अलग टाइम अलग अलग राजाओं ने लिखी हैं, राजाओं के जो शासनकाल था उनके बारे में लिखी हैं। तो ये हमें अवेलेबल है आज भी हम इन्हें को पढ़ के उस टाइम के राजाओं के बारे में पता कर सकते हैं। आपने दो वर्ड सुने होंगे, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। यह हम लिटरेरी सोर्सेस में पढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जो वह खुद लिखते हैं। जो राजा होते हैं वो सेल्फ राइटिंग के थ्रू खुद ही लिखते हैं, अपने बारे में बुक्स लिखते हैं, उनके बारे में अपने साम्राज्य के बारे में, सारी कंडीशन के बारे में लिखते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन हो गई, इकोनॉमिक हो गई, उन सब के बारे में उन बुक्स में लिखा हुआ होता है, जो हमें ईजिली यह बता सकता है कि उस टाइम में किस प्रकार से वह राज्य करता था। तो कुछ बुक्स हैं जो खुद राजाओं ने लिखी हैं, वह हैं। तो हमारी बुक्स में उस राइटर और बुक्स दोनों के नाम दिए गए हैं, तो हम उनको पढ़ के बता सकते हैं कि यह कौन कौन से राजाओं ने लिखी है। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी बुक्स लिखी है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, उसमें हमें पता लगता है। उसमें बाबर, जो मुग़ल एम्पायर जिसने मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी, बाबर था, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, वह उन्होंने खुद ही लिखी थी। कि जहांगीर ने भी अपनी पुस्तक है तुर्के जहांगीरी, वह खुद लिखी थी। यह ऑटोबायोग्राफी है। इन सभी बुक्स में उन्होंने राजाओं ने अपने बारे में लिखा है, अपने साम्राज्य के बारे में लिखा है कि किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सब हम उसमें देखते हैं। बायोग्राफी, अगला पॉइंट बायोग्राफी में हम मतलब जो राजा होते थे वो खुद नहीं लिख के किसी दूसरे के थ्रू अपने साम्राज्य के बारे में, अपने बारे में लिखवाते थे, वह लिखते थे। जैसे अकबर ने लिखवाया अकबरनामा, और आईने अकबरी अब्दुल फजल ने लिखी है। पृथ्वीराज रासोबाई चंद्रबरदाई ने लिखी है। हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन ही थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी है हुमायूंनामा। तो ये सारी बुक्स हैं, इनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब ये अलग अलग उसने स्वयं ने लिख के दूसरों ने लिखी है, और उन्होंने राजाओं के बारे में लिखी है कि उनका राज्य कैसा था, क्या कठिनाइयाँ आई, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार किया तब। तो ये सारी चीज़ें हम इन बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं कि मेडिवल पीरियड में कौन कौन से राजा हुए, और उनकी जो भी उनकी परेशानियां थी, या फिर कैसे वो राज्य करते थे, इन सब के बारे में हम इन बुक्स से पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रेवलर्स। अब अलग अलग टाइम में, मेडिवल टाइम में अलग अलग ट्रेवलर्स वो आए हैं, जिन्होंने यात्री आए हैं, जिन्होंने कई साल तक वो भारत में रुके, भारत को देखा, भारत की कंडीशन को देखा, और उन्होंने अपनी बुक्स में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये अलग अलग राइटर्स है, इब्न बतूता है, मार्को है, मोरक्को है, अलबरूनी है, तो बर्नी है। ये सारे अलग अलग यात्री हैं जो विदेशों से भारत आए थे, और इन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के कल्चर को देखा, उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो भी कंडीशन थी उसके बारे में अपनी बुक्स में लिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो ट्रांसलेटिव है, जैसे पहले हमारी जो भाषा थी मेडिवल टाइम में, वो
तुर्क में ज़्यादा लिखते, तुर्की में ज़्यादा लिखते थे। तो जो भी बुक्स थी जैसे बाबरनामा था, वह ओरिजिनल राइटर बाबर ने उसको तुर्की में लिखा था। जो उसकी राइटर थी वो मतलब जो उन्होंने लिखा तुर्की में लिखा था, लेकिन वो बाद में ट्रांसलेट कर दी गई किसने, फारसी में। अब फारसी में कर दी गई थी। और भी है, भगवत गीता है, उपनिषद है, जिनको फारसी में ही दोबारा से ट्रांसलेट किया गया था। और रामायण और महाभारत जो जैसे हमारे महाकाव्य हैं, उनको भी ट्रांसलेट करके हमारे जो हमारी रामायण है, महाभारत है, उसको भी हमारी जो जनरल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें हमें मेडिवल पीरियड के बारे में बताती है। जो म्यूजिक है वो भी हमें उस टाइम के मेडिवल पीरियड की काफ़ी जानकारी है उसको प्राप्त करने में काफ़ी मदद करता है। जो तानसेन था वह मुग़ल एम्पायर में जो अपने अकबर था उसका चीफ सिंगर था। वह बहुत अच्छा गाता था। तानसेन के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा कुछ। और इसके साथ साथ जो सूफी संत थे, सूफी और भक्ति सूफी जो मूवमेंट हुए हैं, उनमें जो अलग अलग संत आए हैं, उनके जो पोयम है, जो भी दोहे हैं, पोयम है, सॉन्ग है, उनको वो हैं लिखे गए हैं। तो उनको आज हम पढ़ते हैं तो उस टाइम के बारे में पता चलते हैं कि उस टाइम की जो धार्मिक जो कंडीशन थी वो कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपकी कुछ सोर्सेज हैं और इन्हीं के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो तब आप ये लिख लीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।